गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बिपिन चंद्रा की हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया और उसमें हम पेज वाइज डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। और अब हम पहुंच गए हैं पेज नंबर 15 पर। तो चलिए पहले ये देख लेते हैं कि हमने पेज नंबर 14 पे कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस किए थे। तो फर्स्ट टॉपिक हमने जो देखा था वो था चेंजिंग कैरेक्टर एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ नोबल्स ड्यूरिंग द लेटर मुगल्स। सेकेंड हमने देखा था न्यू रूलर्स ऑफ ऑटोनॉमस प्रोविंसेस एंड थर्ड हमने देखा था बेसिक कॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। इन तीनों टॉपिक्स को देखने के लिए आप मेरा लास्ट वीडियो देख लीजिए, उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि हम पेज नंबर 15 पे क्या क्या देखेंगे। हम इसमें 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज़ लैंड रिवेन्यू एंड द लेटर मुगल्स, सेकेंड इज स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द लेटर मुगल एम्पायर एंड द थर्ड वन इज स्टेटस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लेटर मुगल्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लैंड रिवेन्यू की अगर हम बात करी जाए तो हम देखते हैं कि जो मुगल्स थे स्टार्टिंग में तो उनका रिवेन्यू जनरेशन बहुत अच्छा था, उनका रिवेन्यू मॉडल बहुत ही अच्छा था, जिसकी वजह से उनका जो रिवेन्यूज़ थे वो बहुत मतलब एक्सटेंड तक वो इंक्रीज़ होते गए। बट जब लेटर मुगल्स के टाइम आया तो उस समय हमने देखा कि लैंड रिवेन्यू बहुत तेज़ी से घटने लगा। तो उसका वन ऑफ द रीज़न वॉज कि जो पॉलिसी थी जो लेटर मुगल्स ने अडॉप्ट करी, उसमें से एक पॉलिसी ये थी कि वो नोबल्स को ट्रांसफ़र कर देते थे एक जागीर से दूसरी जागीर बहुत जल्दी से। तो अगर मान लीजिए कोई एक नोबल है, उसके पास एक पर्टिकुलर जागीर है, तो वो कोशिश करता था कि उस पर्टिकुलर जागीर से जितना ज़्यादा रेवेन्यू वो जनरेट कर पाए इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उतना वो कर ले। लेकिन इसकी वजह से क्या होने लगा कि जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होने लगे और उनकी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगी, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होने लगा। तो इससे रेवेन्यू जो था वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होने की जगह घटने लगा और पीजेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिमांड्स आने लगी और जिसकी वजह से उनका एक्सप्लॉयटेशन होने लगा। फिर हमने देखा कि औरंगज़ेब की डेथ के बाद जो इजारा की प्रैक्टिस थी वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई दोनों ज़मीन पर, जागीर पे भी और जो खालिसा लैंड्स थी, जो किंग की लैंड्स थी, उस पर भी। और इन सब के बीच हमने देखा कि अ न्यू क्लास ऑफ रेवेन्यू फार्मर्स इमर्ज होके आए, जिसकी वजह से जो ओवरऑल रेवेन्यू था वो घटने लगा। और जो लेटर मुगल्स के टाइम पे तो रेवेन्यू की सिचुएशन बहुत ख़राब होने लगी और रेवेन्यू मतलब एक तरह से ख़त्म ही होने लगा। फिर स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर अगर हम देखते हैं कि स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर कैसा था लेटर मुगल एम्पायर के टाइम पे, तो कहीं ना कहीं खेती में भी एक स्टैग्नेशन आ गया था। एक खेती भी बहुत अच्छी नहीं हो पा रही थी कि उसमें भी डिटेरिएशन था खेती के अंदर भी, और जो क्रॉप प्रोडक्शन था उन सब चीज़ों पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा था। और जो पीजेंट था उसका इम्पोवरिशमेंट हो रहा था। इम्पोवरिशमेंट मतलब ये कि जो किसान था, जो गरीब किसान था, वो और गरीब होता जा रहा था और उनके पास मतलब कुछ भी नहीं था एंड उनकी कंडीशन और पैथेटिक होती जा रही थी ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर कोर्स ऑफ टाइम। तो अब किसान ने सोचा कि भाई जब अब इतना उसको टैक्सेस पे करने ही हैं तो किसान अपनी ज़मीन छोड़ के जाने लगे और उन्होंने एक तरह से एग्रीकल्चर करना ही छोड़ दिया एंड दे पीजेंट्स स्टार्टेड लिविंग देयर लैंड टू अवॉइड पेइंग टैक्सेस। क्योंकि जब टैक्सेस इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि उनके प्रॉफिट ही नहीं जनरेट हो पाएगा या उनका सोर्स ऑफ इनकम ही अगर रेवेन्यू ही इतना नहीं हो पाया और उससे ज़्यादा अगर उनके टैक्सेस हैं तो वो लैंड पे एग्रीकल्चर मतलब कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए पीजेंट्स धीरे धीरे अपनी ज़मीनें छोड़ के जाने लगे। फिर हमने देखा कि इस वजह से बहुत सारे अपराइजिंग्स भी हुए। उनमें से 3 अपराइजिंग्स बहुत ज़्यादा प्रमुख हैं। तो फर्स्ट इज़ द सतनामीज़ अपराइजिंग, सेकंड इज़ द अपराइजिंग बाय द जट्स एंड द थर्ड इज़ द अपराइजिंग बाय द सिख्स। तो इसके अलावा भी बहुत सारे अपराइजिंग्स हुए बट ये 3 मेजर अपराइजिंग्स रहे। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम देखते हैं कि जो स्टेबिलिटी थी मुग़ल एम्पायर की और जो एक स्ट्रेंथ थी वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी और मुग़ल एम्पायर कहीं ना कहीं ब्रेकअप की ओर जा रही थी। और एग्रीकल्चर अब जो था, मतलब जो किसान था, मतलब एग्रीकल्चर अब बहुत ज़्यादा एक तरह से ल्यूक्रेटिव नहीं रहा और मतलब वो उसकी जो वैल्यू थी उतनी नहीं रही कि वो जो पूरी एम्पायर थी उसकी नीड्स को मीट कर पाए। इतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था कि वो सारे लोगों की नीड्स को मीट कर पाए। फिर उससे कंटिन्यूस क्योंकि अटैक्स बहुत हो रहे थे, इन्वेडर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा अटैक थे मुग़ल एम्पायर के ऊपर, तो वॉरफेयर के लिए भी खर्चा चाहिए था। तो एग्रीकल्चर उसको सबको पूर्ति सबकी नहीं कर पा रहा था। फिर क्या होने लगा कि धीरे धीरे
जो रूलिंग आपके राजाज थे उनकी लग्जरी बहुत बढ़ने लगी, तो उनके अपने एक्सपेंसेस बहुत इंक्रीज़ होने लगे, जिसकी वजह से मतलब ओवरऑल एग्रीकल्चर इन तीनों डिमांड्स को पूरी नहीं कर पाया और एग्रीकल्चर सस्टेन नहीं कर पाया। और फिर कुछ और हमें मतलब कुछ और मींस ऑफ प्रोडक्शन कुछ होना चाहिए जिससे कि एम्पायर को रन किया जा सके। तो अगर हम फिर बात करते हैं तो थर्ड जो पॉइंट है कि स्टेटस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लेटर मुगल्स। तो इंडियन इंडस्ट्री की बात करें तो इंडियन इंडस्ट्री तो पहले से ही ग्रो कर रही थी धीरे धीरे, बट ऐसे कोई न्यू एडवांस नहीं हो पाया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया के अंदर। तो अगर हम न्यू एडवांसमेंट नहीं हो पाया था तो उसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फ्लरिश नहीं कर पाई। फिर जो ट्रेड था, जो व्यापार था, वो बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाता था क्योंकि कम्युनिकेशंस इतने अच्छे नहीं थे। और जो हमारे कंट्री की इकनॉमी है दैट इज़ सेल्फ सफिशिएंट नेचर, मतलब वो खुद ही मतलब जो प्रोडक्शन होता है वो खुद ही एक तरह से मतलब कंज्यूम हो जाता है मोस्टली। सो इन दोनों वजह से ट्रेड बहुत ज़्यादा हैम्पर हुआ। फिर एम्फोसाइज होने लगा ज़मीन के ऊपर कि भाई ज़मीन ही एज अ सोर्स ऑफ वेल्थ है और गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी ज़मीन से आता है। तो जब ज़्यादा एम्फोसिस इस पे होने लगा कि भाई जो ज़मीन है उसी से सब कुछ करना है हमें, तो जो ओवरसीज़ ट्रेड था या जो नेवी की बात करें तो उन दोनों चीज़ों पे किसी मेजर मतलब मुग़ल रूलर ने ध्यान नहीं दिया उन चीज़ों पे। फिर कोई भी ऐसा साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ इंडिया के अंदर उस टाइम पे कि वो इंडियन इंडस्ट्री को आगे की ओर ले जा पाए। और सबसे बड़ी बात जो समझने वाली ये है कि हमारे यहाँ कोई भी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ ड्यूरिंग द मुग़ल पीरियड, जिसकी वजह से कोई एक ऐसा एनवायरनमेंट बने कि ओवरऑल सारी चीज़ें चेंज हों और पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अब मैं जल्दी से आपके साथ आऊँगा नेक्स्ट पेज का डिस्कशन लेके। हैव अ नाइस इवनिंग। जय हिंद।